हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे आदिकाल। ठीक है भाई, कंप्लीट आदिकाल मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो कृपया करके शुरू से लास्ट तक मेरी कंप्लीट वीडियो देखना। आपके सभी डाउट और जो कुछ भी पेपर में पूछा जाता है वो सभी इस वीडियो में आपको आदिकाल से मिलेगा। तो हम शुरुआत करते हैं भाई। देखो भाई, आदिकाल को शुक्ल जी ने 4 प्रकरणों में बांटा है। इनको प्रकरण भी कह सकते हैं और अध्याय भी कह सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है भाई, शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है? तो 4 में बांटा है। ठीक है, प्रकरण 1 सामान्य परिचय है, प्रकरण 2 में अपभ्रंश काव्य है, प्रकरण 3 में देश भाषा काव्य है और प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं हैं। ठीक है, तो आदिकाल की समय सीमा क्या है भाई? 1050 से 1375 तक। और ये किसके अनुसार है? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार है। ठीक है, और आदिकाल में 2 भाषाएं प्रमुख थी, डिंगल भाषा और पिंगल भाषा। ठीक है, डिंगल का निर्माण किससे होता है? राजस्थानी प्लस में अपभ्रंश से। जब राजस्थानी प्लस में अपभ्रंश मिलती है तो डिंगल भाषा बनती है। और पिंगल का ब्रज प्लस में अपभ्रंश। ठीक है, जब ब्रज और अपभ्रंश मिलती है तो पिंगल भाषा बनती है। और डिंगल भाषा का जो अंगी रस है वो क्या है? वीर रस है। ठीक है, वीर रस प्रधान डिंगल भाषा, जो वीर रस प्रधान कविताएं हैं, ठीक है, वो किस में होती है? डिंगल भाषा में। ठीक है, अब देखो भाई, आदिकाल में प्रथम कवि, ठीक है, जो आदिकाल में प्रथम कवि है और किस किस ने माने हैं, ठीक है, वो देखो। राहुल सांस्कृत्यायन ने प्रथम कवि आदिकाल का किसको माना है? सरप्पा को। और इनकी समय सीमा क्या है? 769 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और राम कुमार वर्मा ने माना है स्वयंभू को 783 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रबरदाई को, गणपति गुप्त ने शालिभद्र सूरी को, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को, शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत, और पुष्पदंत को पुंड भी कहते हैं और पुष्प भी कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हुआ ये? एक बार फिर से देख लेते हैं। राव सांस्कृत्यायन ने सरप्पा को प्रथम कवि माना है, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रबरदाई को माना है, गणपति चंद्र गुप्त जी ने शालिभद्र सूरी को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है, शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को माना है। इसको पुंड भी कहते हैं और पुष्प भी कहते हैं। ठीक है, तो आपके पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का प्रथम कवि किसको माना है? तो स्वयंभू को माना है। ऐसे ही रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का प्रथम कवि किसको माना है? चंद्रबरदाई जी को माना है। ठीक है भाई, आगे एक कोटेशन है। ठीक है, और ये पेपर में पूछी जाती है दोनों। ठीक है, पहली है अत्यंत विरोधी एवं व्याघातों का युग। ठीक है, अत्यंत विरोधी एवं व्याघातों का युग आदिकाल को किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला है अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग। ये किसने कहा भाई? ये शुक्ल जी ने कहा है। अगला है, हम करेंगे भाई सिद्ध साहित्य। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम अब? सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य में जो सिद्ध हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 84 बोलते हैं ना, 84 सिद्ध। ठीक है, और सहजियान के प्रवर्तक कौन थे? 84 सिद्धों में सरप्पा थे। कौन थे भाई? सरप्पा थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सहजियान के प्रवर्तक कौन थे या कौन है? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा, तो कौन है? सरप्पा। और सरप्पा जी को सरोज वज्र भी कहते हैं, सरोज राहु भी कहते हैं, सरोज राहुल भद्र आदि नामों से सरप्पा को जाना जाता है। और जो हमारे सहजियान जो हमारे सिद्ध थे, वो उनका कौन सा दर्शन था भाई? महासुखवाद था। और सिद्धों की भाषा कैसी थी? संध्या या संध्या भाषा। और संध्या भाषा, जो संध्या भाषा है भाई, वो कैसी भाषा थी? प्रतीकात्मक भाषा है, जो अंतर साधना अनुभूति को उजागर करती है, वो क्या है? संध्या भाषा कहलाती है। आगे है भाई, तो जो सिद्ध है उसमें देखो भाई 84 सिद्ध है, लेकिन भाई यहाँ पे मैं 84 सिद्धों के बारे में नहीं बताऊंगी आपको, जो हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेड है। ठीक है, जो हमारे पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, मैं उन सिद्धों के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहला है सरप्पा। पहला है सरप्पा
सरप्पा की रचना कौन सी है? दोहा कोश। और दोहा कोश का भाई संपादन किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने। और ये सीधा सीधा पेपर में आता है। ये जो सरप्पा की दोहा कोश रचना है उसका संपादन किसने किया? तो किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना भाई सभी। अगला है सबरपा। सबरपा कौन थे? सरप्पा के शिष्य और लुइपा के गुरु थे। और इनकी रचना, ये सबरपा की रचना है कौन सी थी? चर्यापद। और चर्यापद में क्या था? दृष्टिकूट कूट पद रचना थी। दृष्टिकूट पद रचना थी भाई चर्यापद में। और दृष्टिकूट पद रचना किसे कहते हैं? दोहरे अर्थ वाली। ठीक है, जिसमें दो दो अर्थ हो उसको क्या कहते हैं? दृष्टिकूट पद रचना। अगला है लुइपा। लुइपा क्या था? सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ व ऊंचा स्थान था इनका। ठीक है, और सबरपा के क्या थे? ये शिष्य थे। आपने पहले भी क्वेश्चन देखा होगा भाई, पूछ रखा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ व ऊंचा स्थान किसका है? भाई किसको प्राप्त है? सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ व ऊंचा स्थान किसको प्राप्त है? तो किसको है? लुइपा को है भाई। सीधा सीधा पेपरों में आता है ये। आगे कनप्पा। ये इसके इनके 74 ग्रंथ मिले हैं। ठीक है, सीधा पूछ लिया था भाई कनप्पा के कितने ग्रंथ है? तो कितने? 74 ग्रंथ है। और सबसे पांडित्य पूर्ण वर्ण इनका ही है। ठीक है, इनका ही है। सबसे बड़ा विद्वान भी इनको ही माना जाता है। और इनके गुरु कौन थे? जलंधरपा। आगे है डोम्बिपा। ठीक है, गुरु कौन है इनके? विरूपा। और डोम्बिपा की रचनाएं कौन कौन सी है? एक तो है डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीकोपदेश। ये डोम्बिपा की रचनाएं हैं। आगे आ गया भाई हमारा नाथ साहित्य। सिद्ध साहित्य कंप्लीट हो गया है। जो उसमें प्रमुख थे मैंने आपको बता दिए, उनकी रचनाएं बता दी है। ठीक है, उनके संपादक बता दिए हैं। ठीक है, किसको किस नाम से पुकारा था, किसकी क्या विशेषता है, मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अगला है हमारा नाथ साहित्य। नाथ साहित्य। ठीक है, नाथ भाषा क्या थी? इनकी भी संध्या भाषा थी। सिद्धों की भी संध्या भाषा थी और नाथों की भी संध्या भाषा थी। ठीक है, और नाथों ने हठ योग साधना पे बल दिया भाई। ठीक है, हठ योग साधना पे बल दिया। और हठ को किस नाम? जो हठ है उसमें है को सूर्य और ठै को चंद्र की उपाधि दी गई है। और नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। संपादक कौन है इसके? गोरखनाथ। नाथ संप्रदाय के संपादक कौन है या प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। ठीक है, आगे है भाई गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छेंद्रनाथ बोल दिया जाता है। मीननाथ भी मत्स्येंद्रनाथ भी इनको बोल लिया जाता है। और गोरखनाथ का ग्रंथ कौन सा था? कोल ज्ञान निर्णय। अगला है, आगे है भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ की 28 रचनाएं मानी हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गोरखनाथ की कितनी रचनाएं मानी है? 28 रचनाएं मानी गई है। ठीक है, सीधा सीधा पेपर में पूछा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ की कितनी रचनाएं मानी है? तो कितनी मानी भाई? 28 मानी है। ठीक है, आगे है गोरखनाथ की 14 रचनाओं का संकलन गोरखबानी नाम से किसने किया? तो किसने किया है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। ठीक है, और ये हिंदी के पहले शोधार्थी थे। ठीक है, जिन्होंने पीएचडी की थी। ध्यान रखना भाई ये। और ये क्वेश्चन कल भी मैंने जब 100 क्वेश्चन वाली सीरीज चला रखी है अपने चैनल पर, जिसमें मैराथन करवाती 100 क्वेश्चन करवाती, उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे है भैया एक कोटेशन है, ये कथन है एक, गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। तो ये किसने कहा था? तुलसीदास ने कहा था। ये भी पेपरों में आपने काफ़ी बार देखा होगा। आगे आ गया हमारा जैन साहित्य। मैंने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य बता दिया, वह है जैन साहित्य। तो जैन साहित्य में देखो भाई सीधे सीधे ग्रंथ बता रखे हैं जैन साहित्य। ठीक है, जो आचार्यों ने लिखे हैं इसमें देखो उपदेश रसायन रास किसने लिखा? जिनदत्त सूरी ने। सथुली भद्ररास जिनधर्म सूरी ने। नेमिनाथ रास सुमति गणी ने। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभ सूरी ने। संदेश रासक अब्दुल रहमान ने। और संदेश रासक को भाई सबसे पहला धर्मेतर ग्रंथ माना जाता है। और इसको इसमें क्या है? एक विरह वर्णन है और खंड काव्य है ये। ठीक है, शालिभद्र सूर्य ने भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा है। और इसमें कितने छंद है? 105 छंद है। किसमें भाई? शालिभद्र सूर्य ने जो भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा उसमें। और एक लिखा है इन्होंने शालिभद्र सूर्य ने ही पंच पांडव चरित्र रास। ठीक है, जो भरतेश्वर बाहुबली रास है ये एक प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। आगे है देवसेन ने लिखा भी स्वाकाचार। आसगु कवि ने लिखा चंद्रबाला रास या चंद्रबाला। जैनाचार्य मेरुतुंग ने लिखा प्रबंध चिंतामणि। आगे भाई विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास।
ठीक है। रोड़ा कवि ने देखो भाई राउल बेल, और आप सभी को पता है राउल बेल क्या है, एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य किसे कहते हैं, गद्य पद मिश्रित काव्य को, जो जिसमें गद्य भी और पद्य भी हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, चंपू काव्य कहते हैं। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है भाई चंपू काव्य किसे कहते हैं, तो गद्य पद्य मिश्रित, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, चंपू काव्य। और जो राउल बेल है वो क्या है, शिलांकित रचना है, यानी पत्थरों पे लिखी गई है। और इसमें क्या किया गया भाई, नक्सिक वर्णन किया गया है। और किसका किया गया है, कलचुरी राजवंश की नायिकाओं का वर्णन किया गया है। ये भी सीधा सीधा पूछ रखा है भाई, किस रचना में कलचुरी राजवंश की नायिकाओं का वर्णन हुआ है, तो किस में हुआ है, राउल बेल में हुआ है। आगे है भाई, और आचार्य शुक्ल जी ने जो हमारा रासो है उसके 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने हैं, रासो काव्य के 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने हैं, 4 अपभ्रंश के और 8 देसी भाषा के। ठीक है, देखो भाई अपभ्रंश के और देसी भाषा के काव्य देखते हैं। ठीक है, अपभ्रंश के जो माने हैं वो विजयपाल रासो है, किसका है, नरसिंह भाट का, ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। हम्मी रासो सारंगधर का, कीर्तिलता और कीर्ति पताका किसके, विद्यापति की, और ये भी अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। देसी भाषा में देखो बीसल देव रासो नरपति नाल का है, परमार रासो जगनिक का है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है, खुमान रासो दलपति विजय का है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का है, जयमंक जसचंद्रिका मधुकर कवि की है। ठीक है, खुसरो की पहेलियाँ खुसरो की है, विद्यापति की पदावली विद्यापति की। ठीक है, ये क्या है, देसी भाषा में है। ठीक है, जो उस टाइम देसी भाषा थी उसमें है, और ये 4 क्या है, अपभ्रंश में है। तो 4 और 8 कितनी होगी, 12। ठीक है, तो रासो काव्य की 12 प्रमाणिक रचनाएं शुक्ल जी ने मानी हैं। आगे भाई अपभ्रंश काव्य, ठीक है, अपभ्रंश काव्य, ठीक है, अपभ्रंश काव्य प्रथम कवि कौन है इसमें, स्वयंभू, और 683 ईस्वी इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, और इनको प्रथम कवि किसने माना है, राम कुमार वर्मा ने माना है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, वाल्मीकि, क्या कहा जाता है भाई, वाल्मीकि। पौंचरियों में क्या है, एक राम कथा है, तो क्या है भाई पौंचरियों में, राम कथा है। रिठ नेमिचरियो किन की है, स्वयंभू की भी है ये, और स्वयंभू छंद ये भी स्वयंभू का है। तो पौंचरियो स्वयंभू, रिठ नेमिचरियो स्वयंभू, स्वयंभू छंद स्वयंभू, और पौंचरियों में क्या है, राम कथा है। आगे भाई पौंचरियों को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। जो पौंचरियो है भाई वो क्या है, एक अधूरा रह गया था, और ये स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने इसको पूरा किया। ये कई बार पेपर में आ चुका क्वेश्चन। ठीक है, ये मत सोचना मैडम हमें थोड़ी करवा रही है, ये सोचना मैडम जितने भी करवा रही है एक एक हमें क्वेश्चन करवाने लग रही हैं, जो पेपर में बिल्कुल आते हैं। ठीक है, आप पेपर देने जाओगे ना, आप खुद बता देगा, कईयों ने तो पेपर दे चुके होंगे। ठीक है, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना कि ये सीधे के सीधे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि नहीं। ठीक है, आगे है पुष्पदंत, क्या है भाई, पुष्पदंत है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का क्या कहा जाता है, भवभूति कहा जाता है। और पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु कहा है। ये सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता भाई, अभिमान मेरु किसने अपने आप को कहा है, तो किसने कहा है, पुष्पदंत ने कहा है। और प्रथम कवि किसने माना, शिव सिंह सेंगर ने माना है इनको, और शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ भी कहा है। ठीक है, और पुष्पदंत की 3 रचनाएं हैं, महापुराण है जिसमें 63 पुरुषों का वर्णन है। ठीक है, नय कुमार चरियू है, जसहर चरियू है। आगे है भाई, और जो महापुराण है इसका दूसरा नाम क्या बताया गया, 63 महापुरुष गुणालंकार। ये काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्योंकि इसमें 63 महापुरुषों का गुणगान किया गया है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, 63 महापुरुषी गुणालंकार। ध्यान रखना भाई सभी। और धनपाल ने क्या लिखा, भविष्यत कहा या कथा। मुनीराम सिंह ने पाहुर दोहा। ठीक है, जो इंदु ने क्या लिखा है भाई, 2 रचनाएं लिखी, एक परमात्मा प्रकाश और योगसार। ठीक है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की शुरुआत किसने की थी, जो इंदु ने की थी। ठीक है, जब अपभ्रंश में दोहा काव्य लिखा गया था उसकी शुरुआत जो इंदु ने की थी, और जो इंदु की 2 रचनाएं प्रमुख है, एक परमात्मा प्रकाश और दूसरा योगसार। ठीक है,
भाई हर रोज़ आपको जैसे आज आदिकाल की मैं कंप्लीट वीडियो करवा दूँ, कल भक्ति काल की, ठीक है, ऐसे ही रीति काल की। लेकिन आधुनिक काल में हमारा काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें आपको पता है अलग अलग जैसे द्विवेदी काल है, छायावाद है, उनकी अलग अलग आपको एक एक दिन आपको वीडियो मिल जाएगी और वो लंबा चलेगा काफ़ी दिन, ठीक है। अगला है हमारा हेमचंद्र, ठीक है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, ठीक है। और इनकी रचना हेमंत सिद्ध हेमंत शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाम वाला कोश, प्राकृत व्याकरण। तो किसके ये हेमचंद्र की है। कौन कौन सी है। हेमचंद्र शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाम माला कोश, प्राकृत व्याकरण, ठीक। अगला है लक्ष्मीधर की क्या है। प्राकृत पैंगलम, ठीक है। किसकी है भैया, लक्ष्मीधर की। अब देखो रासो काव्य को, ठीक है, किसने क्या क्या माना है। तो गारसा दत्तासी ने रासो काव्य को क्या कहा है, रास सूर्य। आचार्य शुक्ल जी ने रसायन, नंदुलारे वाजपेयी ने रास, हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने रासक और माता प्रसाद गुप्त जी ने भी रासक माना है, ठीक है। हजारे प्रसाद द्विवेदी और माता प्रसाद गुप्त जी ने रासक, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने राउस या रस, गणपति चंद्र गुप्त ने, ठीक है, रासक भी माना है, रास भी माना, रासा भी, रासो भी और रासो भी, ठीक है। आगे है बीसलदेव रासो, ठीक है। ये किसने लिखी है, नरपति नाहल ने लिखी है। प्रथम बार इसमें क्या हुआ है, 12 मासा वर्ण हुआ, यानी 12 मास का वर्ण हुआ सबसे पहले बीसलदेव रासो में, ठीक है। और इसकी नायिका कौन थी, राजमती। अगला है खुमान रासो, ठीक है। ये दलपति विजय की है और इसकी भाषा क्या है, राजस्थानी। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है खुमान रासो किसकी रचना, दलपति की, और इसकी भाषा क्या है, राजस्थानी है। अगला है परमाल रासो। परमाल रासो किसके भाई, जगनिक की। और दूसरा नाम क्या है इसका परमाल रासो का, आलाखंड, ठीक है। और आलाखंड में आला और उदल की वीरता का वर्णन है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में बरसात के महीने में आला गाया जाता है, ठीक है। सीधे पेपरों में आते हैं सभी के सभी क्वेश्चन, ठीक है। जो आला है या आलाखंड है या परमाल रासो है, इसका प्रथम प्रकाशन किसने करवाया था, तो चार्ल्स इलियट ने करवाया था। और अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, वाटरफील्ड ने किया था, वाटरफील्ड ने, ठीक है। आगे भाई पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, क्या, पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। और ये क्या एक अधूरा है, ठीक है। पूरा किसने किया था, चंद के पुत्र जलहन ने, किसने किया था, चंद के पुत्र जलन ने इसको पूरा किया था, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो लिखा किसने था, चंद्रबरदाई ने, ठीक है। और इसमें कितने समय हैं, तो 39 समय हैं। और महत्वपूर्ण समय कौन सा है, केमास वध या क्यामास वध। सबसे बड़ा समय कौन सा इसमें, कन्नौज या कन्वज युद्ध, क्या है, सबसे बड़ा है। कुल छंद कितने हैं, 68 हैं। सबसे प्रमुख छंद इसमें कौन कौन सा है भाई, कौन कौन सा है प्रमुख छंद इसमें, छप्पे है, कवित है, दोहा है, तोमर है, त्रोटक है, ठीक है। ये क्या है, प्रमुख छंद है। और भाषा कैसी है, भाषा डिंगल भाषा है, लेकिन पिंगल की ओर झुकी हुई है, ध्यान रखना भाई, पूछ लिया जाता है। जो हमारा पृथ्वीराज रासो उसकी भाषा कैसी है, डिंगल है, ठीक है। कहीं कहीं पूछ लिया था भाई ऐसा काव्य बताओ जिसकी भाषा डिंगल है लेकिन पिंगल की ओर झुकी हुई है, तो कौन सा है, पृथ्वीराज रासो। अगला है पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने क्या कहा है, क्या कहा भाई, जाली ग्रंथ कहा है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने कहा यह पूरा ग्रंथ जाली है। ये सीधी कोटेशन जो कथन है सीधा पेपर में पूछा जाता है, ध्यान रखना आप सभी इस बात का। पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने कहा है यह पूरा ग्रंथ जाली है, जाली बताया पृथ्वीराज रासो को शुक्ल जी ने, ठीक है। आगे भाई पृथ्वीराज विजय किसकी है, जयानक की है, ठीक है। अब देखो प्रमाणिक माना है, अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक, ठीक है। तो मैंने एक तरफ प्रमाणिक लिख रखे है, एक तरफ अप्रमाणिक और एक तरफ अर्धप्रमाणिक, ठीक है। देखते हैं हमारे किस किस लेखक ने क्या क्या माना है। तो प्रमाणिक माना है श्याम सुंदर दास ने, पृथ्वीराज रासो को माना प्रमाणिक श्याम सुंदर दास ने। मिसर बंधु ने माना है, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने भी माना है, और कर्नाट टांड ने माना है। और अप्रमाणिक बुलर ने माना है,
शुक्ल जी ने माना है। ऊपर लिखा हुआ ना ये पूरा ग्रंथ क्या है, जाली, तो क्या है ये अप्रमाणिक माना है शुक्ल जी ने। गौरीशंकर ओझा ने भी अप्रमाणिक माना है। देव प्रसाद श्यामल ने भी क्या माना है, अप्रमाणिक माना। और अर्ध प्रमाणिक किसने माना, भाई प्रमाणिक ही मानते हैं, ठीक है, कहते हैं आधे प्रमाणिक आधा अर्ध प्रमाणिक है। तो किसने मान, क्यों, कौन कौन है ये, सुनीति कुमार चटर्जी ने माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है, दशरथ ओझा ने माना है और मुनिजिन विजय ने अर्ध प्रमाणिक माना है। ठीक है, पेपरों में आते हैं भाई किसने प्रमाणिक माना किसने अप्रमाणिक माना पृथ्वीराज रासो को। तो ध्यान से इस स्लाइड को अच्छी तरह से आप देख लेना। देखो भाई, और पृथ्वीराज रासो को क्या कहा, यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो ये किसने कहा था, ये बच्चन सिंह जी ने कहा था। ये सीधा सीधा पेपरों में आता है कोटेशन। यह एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये किसने कहा, बच्चन ने कहा है। और ये भी पूछ सकते हैं भाई ये कौन से काव्य के विषय में है, कौन से महाकाव्य के विषय में है, ठीक है, तो कौन से में है, पृथ्वीराज रासो के विषय में है। और पद्मावती समय भी किस में है, पृथ्वीराज रासो में है। आगे आगे हमारे फुटकर कवि, ठीक है, फुटकर कवि में देखो भाई सबसे पहला नाम है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है, कल भी मैंने आपको 100 क्वेश्चनों की सीरीज करवाई थी जब बताया था, अब्दुल हसन यमुद्दीन खुसरो। ठीक है, भाषा इनकी कैसी थी, हिंदवी। और हिंदवी भाषा कैसी होती है, हिंदी प्लस में उर्दू मिश्रित। ठीक है, दो भाषाओं का योग होता है हिंदी और उर्दू का। ठीक है, और जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने 11 राजाओं का आरोहण देखा था, कहाँ पे, दिल्ली में। और इनके गुरु कौन थे अमीर खुसरो के, पूछ लिया जाता सीधा सीधा भी अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, इनकी मृत्यु पर अमीर खुसरो ने क्या कहा था, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। ठीक है, ये किसने कहा है, अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो की रचनाएं कौन कौन सी है, खालिक बारी है, दो सुखने हैं, पहेलिया है, मुकरिया है, गजल है। ठीक है, और खुसरो ने अपने आप को क्या कहा है, तूतिए हिंदुस्तान। ठीक है, खुसरो ने क्या कहा है, तूतिए हिंदुस्तान। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि है। और अवधि का प्रथम कवि किसने कहा है खुसरो जी को, तो राम कुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि और अवधि का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने खुसरो जी को कहा है। फिर आ गया भाई, 1 मिनट रुको, दो बारी आ गया। चलो अगला है विद्यापति। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई ये विद्यापति जी। ठीक है, विद्यापति कहाँ के थे भाई, दरभंगा बिहार के थे। ठीक है, कहाँ के थे, दरभंगा बिहार के। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कौन सा कवि दरभंगा बिहार का था, तो कौन सा था, विद्यापति। आदिकाल का पूछा जाता है ऐसे करके, आदिकाल का कौन सा कवि दरभंगा बिहार का था, या ऐसे पूछ लेते हैं भाई विद्यापति कहाँ के थे, तो दरभंगा बिहार के थे। और विद्यापति को किस किस नाम की उपाधि मिली थी, तो विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता था, मैथिली कोकिल कहा जाता था, खेलन कवि कहा जाता था, कवि कंठहार, पंचानन कवि और पंचदेव उपासक भी कहा जाता था। और पंचदेव उपासक किसने कहा है विद्यापति को, हरप्रसाद शास्त्री ने कहा है। किसने कहा भाई, हरप्रसाद शास्त्री जी ने कहा है पंचो देव उपासक। ठीक है, विद्यापति को बच्चन सिंह ने क्या कहा है, जो विद्यापति है बच्चन सिंह ने क्या कहा है, उनको जातीय कवि कहा है। ध्यान रखना भाई, जातीय कवि किसने कहा है, विद्यापति को बच्चन ने। ठीक है, और श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे है पदावली को नागिन की लहर किसने कहा है, निराला जी ने कहा। देख लो भाई, जो निराला वो निराली बात करते हैं, पदावली को नागिन की लहर कह दिया निराला जी ने। ठीक है, और इनका एक नाटक था विद्यापति का एक नाटक है, वो है गोरक्ष विजय। ठीक है, वो 2 भाषाओं में लिखा गया है, एक संस्कृत में और मैथिली में। जो गद्य भाग है वो क्या है, संस्कृत में है, और पद्य भाग क्या है, मैथिली में है। ये भी सीधा सीधा पेपरों में पूछा जाता है भाई, जो गोरक्ष विजय है विद्यापति जी का, वो कितनी भाषाओं में लिखा गया है, तो 2 में, संस्कृत और मैथिली में। और पूछा जाए कि जो गद्य भाग है गोरख विजय का, वो किस भाषा में लिखा गया है, तो संस्कृत में। और पद्य भाग पूछा जाए तो मैथिली में। ठीक है भाई, आगे है इनकी 14 रचनाएं मानी है शुक्ल जी ने। कितनी मानी है, 14। 11 किसकी मानी है, संस्कृत की, 2 मानी है अवट की, और 1 मानी है मैथिली की। ठीक है, मैथिली की एक ही है, कौन सी है, पदावली।
जिनके कारण इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। ठीक है, पहली है इनकी रचना भू परिक्रमा, सेव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्तरिंगनी। ठीक है, अवट में कीर्तिलता और कीर्ति पताका। कीर्तिलता में राजा कीर्तिसेन की वीरता का वर्णन है। किसका है? राजा कीर्तिसेन की वीरता का वर्णन है कीर्तिलता में। और कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह का वर्ण है और इनकी शिव सिंह की पत्नी का क्या नाम है? लखीमा देवी। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका। भाई कीर्तिलता में जो विद्यापति जी ने राजा शिव सिंह का वर्णन किया है उनकी पत्नी का क्या नाम है? तो उनकी पत्नी का नाम है लखीमा देवी। ठीक है, आगे है। अब देखना, विद्यापति को भक्त कवि किसने कहा है, श्रृंगार कवि किसने कहा और रहस्यवादी कवि किसने कहा है? इस पे हमेशा ही विरोध चलता रहता है। भाई विद्यापति को कुछ लोग तो कहते हैं भाई ये भक्त कवि है, कुछ कहते हैं श्रृंगार कवि है और कुछ कहते हैं रहस्यवादी कवि है। ठीक है, तो हम देखते हैं भक्त कवि किन किन ने कहा है। तो ब्रजनंदन सहाय ने भक्त कवि कहा है विद्यापति को। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी भक्त कवि कहा है। श्याम सुंदर दास ने भी भक्त कवि कहा है। अब श्रृंगारी कवि किसने कहा है? आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, बच्चन जी ने कहा है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने कहा है और राम कुमार वर्मा जी ने श्रृंगारी कवि कहा है। ये क्वेश्चन में आता है विद्यापति को श्रृंगारी कवि किसने माना है? आचार्य शुक्ल जी ने माना है, बच्चन सिंह ने माना है, राम वृक्ष बेनीपुरी ने माना है और राम कुमार वर्मा जी ने। अब रहस्यवादी किस किस ने माना है? जनार्दन मिश्र ने माना है। ठीक है, नगेंद्र नाथ गुप्त ने माना है और सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनको रहस्यवादी कवि माना है। ठीक है, तो भाई आज हमारी यहाँ पर आदिकाल हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आदिकाल मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिया है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके कुछ ना कुछ तो मेरे से पूछा करो मैडम क्लास कैसी थी, आपने कहाँ से पढ़ाया है, ये क्वेश्चन पेपर में हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कुछ तो मेरे से पूछ लिया करो भी मुझे भी हो जाए हाँ भाई मेरे पढ़ाने से बच्चों का कुछ ना कुछ भला हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी का मैं क्लास देखने के लिए हृदय दिल से अपना धन्यवाद करती हूँ। ठीक है, थैंक यू।